गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 नवंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा UPIS का। वो उसके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया जाता है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं। बहुत से प्रोग्राम आप लोगों को चलाए जा रहे हैं। डेली आप लोगों को टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है 70 BPSC के नाम से। आपको MCQ कराया जाता है, उसके लिंक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए जाते हैं। आप वहाँ भी देख सकते हैं हमें। जो यह UPSC के भी क्वेश्चन को आप इससे लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी पैटर्न अब सेम हो चुके हैं, तो उसको लेकर ध्यान में एक बार जाके देखिएगा आप लोग। साथ ही साथ आप लोग को टेस्ट सीरीज रेगुलर मेंस भी आपको टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। और तो आप सभी चीज़ों का लाभ लीजिए। और UPI से आप लोगों के लिए जो लो लो प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी बेस्ड चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका लाभ लीजिए। बहुत सी सेवाएं मुफ्त भी दी जा रही है, तो उससे आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। साथ ही साथ सपोर्ट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमें जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग और भी इम्प्रूव होकर सामने आ सकें। क्योंकि आपके बिना हम लोग जो इम्प्रूवमेंट की जो गति है वो बढ़ नहीं पाएगी। रीज़न उसके पीछे जो मार्केटिंग का जो टूल्स होता है, वो केवल मैं आप लोगों को ही बना के रखा हूँ। क्योंकि आप अगर बेहतर आप जस्टिफाई कर पाइएगा हमारे साथ, तो आप स्वयं आप दूसरों को हमें सोर्स के तौर पर हमें दूसरों के साथ इंट्रोड्यूस कीजिएगा। तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ बनाया था, न्यूज़ एनालिसिस किया था। मेरी कुछ आवाज़ खराश होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मौसम चल रहा है उस तरीके से, गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिसमें देखिए जो डीप फेक जो वीडियोज़ है, मैंने हाल ही में कराया था। एक एक्ट्रेस, 2-3 एक्ट्रेस का यह इशू आया था, जहां पर उनके फेक वीडियो को सामने लाया था, जिसके बाद यह चर्चा में हो गया था यह वीडियो, जिस पर हम सरकार का भी नियमन जरूरी था। सरकार कैसे कार्य करेगी, सरकार इस मुद्दे पर कैसे दिशा निर्देश करेगी, मैंने उस पर चर्चा किया था। यह कितना खतरनाक हो सकता है एआई के तौर पर, एआई के कुछ नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों को, जीवन की शुद्धता को कैसे यह खतरे में डाल सकता है, किसी की निजी जो व्यक्तित्व है उसे कैसे प्रभावित करता है। इन सभी मुद्दों पर मैंने चर्चा किया था इस लास्ट कुछ दिन पहले के वीडियो में, एनालिसिस वीडियो में। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह टॉपिक आपको संचार प्रौद्योगिकी एआई के प्रयोग से संबंधित टॉपिक में आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है, या इसके दिशा निर्देश को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, उनके द्वारा जो डीप फेक वीडियो है या फोटोज होते हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। जो मैंने पहले भी आप लोगों को चर्चा इस पर किया था, ये कैसे किन किन मुद्दों पर खतरे का बिंदु वह लेकर आएगा, उभारेगा। तो देखिए, लोकतंत्र का ये खतरा मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र ही सारे चीजों का सोर्स माना जाता है। जब हम लोकतांत्रिक देशों में रहते हैं, लोकतांत्रिक संदर्भ में बातें करते हैं, तो आप लोग को पता होगा लोकतंत्र मूलाधार है ना। हमारे सभी राजनीतिक मांगों का, हमारे सारे मौलिक अधिकारों का, मौलिक कर्तव्यों को, साथ ही साथ मानवाधिकार संदर्भ में भी बात करता है। तो लोकतंत्र ही बेसिक एक वो प्लेटफॉर्म है जहां से इन सभी चीजों का सोर्सेज निकलते हैं। तो यह इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि क्या यह किस प्रकार के भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, किन तथ्यों को प्रभावित कर सकता है। तो यह लोकतंत्र के स्टेज को ही प्रभावित करेगा, जिससे जुड़े सभी आयाम को भी यह प्रभावित करेगा। तो इन संदर्भों को आप देखिएगा, समझिएगा। इसके लिए क्या कर सकती है सरकार? इसके लिए बोली है कि हम जुर्माना लगाएंगे। किसके लिए? अपलोड करने वाले और प्लेटफॉर्म जहां पर यह अपलोड किया गया है, दोनों स्तरों पर इसे क्या किया जाएगा, उसमें जुर्माना लगाया जाएगा, या उसके बाद इस पर नियमन आ सकता है, या कुछ ड्राफ्टिंग मसौदे तैयार किए जाएंगे, जिससे हम लोग एक होता है ना, जस्टर के तौर पर पहले समझाएंगे, उसके बाद ज़्यादा यह समस्या विकट होगा। अगर प्राथमिक स्तर पर ही सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो जब व्यवस्थाएं
ज़्यादा सर से ऊपर निकल जाएगा, पानी सर से ऊपर निकलेगा, तो इस पर हम नियमन भी ला सकते हैं या एक्ट के माध्यम से इसे संशोधित कर सकते हैं। कहने का संदर्भ यही है, इसे समझिएगा। अब प्रस्तावित मसौदा जो है, अब वो क्या करेगा, किस तरीके से हमें लाभ, किस तरीके से हम इस पर निगरानी कर सकते हैं, इसके संदर्भ में बात किया गया है इसमें वैष्णव जी के द्वारा। तो प्रस्तावित मसौदा डीप फेक जो है वीडियो की जांच, पहचान और उसे प्रसारित करने, रोकने, वीडियो को डीप फेक होने का पता चलने या शक होने पर उसकी जानकारी देने एवं डीप फेक के लिए जागरूकता फैलाने के 4 मानकों पर ध्यान देगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो डीप फेक वीडियो के लिए 4 मानक क्या क्या बनाए गए हैं मसौदे के तौर पर। तो ये 4 मानक आपको याद रखने हैं, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मैं जब की पॉइंट आप लोग को दूंगा वहां पर अपडेट होगा, फिर भी अपना की पॉइंट जरूर बनाते चलिएगा। बहुत से स्टूडेंट यह डायलेमा में रहते हैं। मैंने कल एक स्टूडेंट से बात किया है, वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, उनका मेंस में कुछ नंबरों से छूट गया, तो इसका मतलब है कि वो पीटी फैक्ट के जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं। मेंस की चीजें कुछ फंसी हुई, देखिए वो जनवरी में पैकेज ली है और कल मुझे उनसे बात हुई, क्योंकि कल उन्होंने मैसेज ड्रॉप किया था ऐप पर। जबकि मैं बार बार बोलता हूं कि युक्ति आईएएस ऐप पर आप लोगों को पर्सनल चैट करने की सुविधा दी गई है, डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हैं, हमारे जो टेक्निकल टीम है उससे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या है, उसको वहां पर मैसेज ड्रॉप कीजिए। वो मैसेज मेरे पास डायरेक्ट आता है, मैं डायरेक्ट उनसे बात कल मैंने किया, तो उनकी समस्याएं मैं समझ के यही खुद को एहसास कर रहा था कि आप लोग कितना मिसगाइड है। आप लोग को मैं बार बार साफ शब्दों में बोलता हूं कि तैयारी करने के लिए 365 दिन आपको लगना होगा, और लगना होगा तो वो यूपीएससी या बीपीएससी ओरिएंट या स्टेट पीसीएस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस ओरिएंट सिलेबस के अनुसार लगना होगा। उसके डिमांड्स क्या है, उसके सप्लाई को पूर्ति करना है। वो जो स्टूडेंट ये कर लेता है उसका सिलेक्शन किसी भी स्तर पर नहीं रुकता है। तो बताइए, वो दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस देख रही हैं, ठीक है, की पॉइंट भी अपना बना रही हैं अपने स्तर पर, और टेस्ट नहीं दे रही थी। तो सोच के देखिए, मैं कैसे समझूंगा उन स्टूडेंटों की समस्या जहां पर उनके प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं। जब तक आप आंसर लिख के नहीं भेजिएगा, मैं कैसे समझूंगा आपने कितना गेन किया है, कितना कितना अपने आप को एग्जाम ओरिएंट तैयार कर पा रहे हैं। जब तक मैं आकलन नहीं करूंगा, क्योंकि दैनिक जागरण तो मैं ही करा रहा हूं ना, मेरे संदर्भ से समझ रहे हैं चीजों को, जब तक मैं आकलन नहीं करूंगा आप कहां पर प्लस है कहां पर माइनस है, तो आप एग्जाम ओरिएंट चीजों को कैसे डिलीवर कीजिएगा एग्जाम में। ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। तो इसे थोड़ा सा आप लोग जल्द से जल्द सुधार कीजिए, और जो भी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसमें भाग लीजिए। आप लोग जो भी पैकेज परचेज किए हैं वो तो निश्चित तौर पर भाग लीजिए, नहीं तो समस्याएं ऐसे ही पड़ा रहेगा। क्यों, आप दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस देख लीजिए, सारे डायग्राम आपको मैं समझा दूंगा, सारे डायलेमा समझा दूंगा, पर एग्जाम में जब लिखने की दशा आएगी, जब समय आएगा, उस समय आपके पास ओरिजिनल कंटेंट जो उस पार्टिकल पार्टिकल जो उस पार्टिकल पार्ट्स में आपको चाहिए, उस क्वेश्चन के लिए जो चाहिए ओरिजिनल कंटेंट, वो कमी हो जाएगी, क्योंकि उस पर आप प्रैक्टिस किए नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा समझदार बनिए आप लोग, ठीक है। जब सेवाएं ले रहे हैं तो पूर्णता लीजिए ना। क्यों एक ही सेवा लेकर रहना है, पूर्णता लीजिए, ठीक है ना। लिखने से डरिए मत, शुरुआत करते करते कौन क्या सोच रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना सुधर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंट कितने आपको खुद को तैयार कर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, बाकी चीजें हैं इसमें, वही चीजें बातें की गई है जो मैंने अभी बताया आपको कि जागरूकता 4 मानक बनाए जाएंगे। 4 मानक के बाद इसमें देखिए 2-3 चीजें और याद रखनी है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म होता क्या है। तो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप नाम सुनते होंगे, बहुत से टूल्स है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, और भी बहुत से नाम आपको सुनते होंगे। वो जितने प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इंटरनेट प्रयोग करते हैं, जहां पर हम अपने वीडियो या फोटो अपलोड करते हैं, उस प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे। उसको क्या किया जाए, डीप फेक वीडियो के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, उस पर जुर्माना लगाएगा, ये बातें मसौदे में किया जाएगा। अब वीडियो एक खास बात याद रखिएगा, वीडियो विदेश से अपलोड किया गया हो लेकिन भारत में दिख रहा हो तो वो भी प्रस्तावित नियम में लागू होगा, ध्यान रखिएगा। यह जरूरी नहीं है, मान लीजिए मेरा वीडियो किसी प्रकार के
मेरे परमिशन के बिना यूज किया जा रहा है, मेरे फेस को या मेरे एक्टिविटी को, मेरे आवाज को, वो देश के अंदर हो या विदेश में किसी भी ओरिजिन से आया हो, अगर मेरे देश में चल रहा है या किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, मुझे नजर आता, मैं शिकायत करता हूं, तो उसके लिए संबंधित थर्ड पार्टी को, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा, जो संस्था होगी, जो 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 ऑथराइज मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, वो सारे पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज बहुत बेहतर है, सरकार के द्वारा प्रस्तावित है, केवल इंडिया में ही, इंडिया के ओरिजिन से नहीं, ये सारे के लिए लागू किया गया। बाकी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार बार चर्चा में आ रहा है, तो इस बार याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा आपको नए नए रूप से आपको एग्जाम के लिए तैयार रखने हैं, नए नए प्रयोग से इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को, इसको नेगेटिव इम्पैक्ट को, साथ ही साथ कहाँ का नवाचार के तौर पर एआई का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सके, संसाधनों का बेहतर प्रयोग कर सके, संसाधनों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच स्थापित करें। तो एआई टूल्स का हम कैसे बेहतर उपयोग कर सकते, अनुप्रयोग कर सकते, इन सभी चीजों पर चर्चा परिचर्चा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पर। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, मैं यही बात जब चुनाव आयोग में पिछले पर इन पर जब अवमानना लगाया गया था, जनप्रतिनिधि अधिनियम एक्ट, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, तो याद होगा मैंने जब उन वीडियो में एक बात बोला था, आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार आपको है, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को है, सांसद को भी है अपने अधिकारों, अपनी बातों को रखने का, पर उसके लिए सीमा निर्धारित होती है। जरूरी नहीं कि आपको न्यायालय बार बार, आपको संविधान बार बार आपको बताए कि आपकी सीमा क्या है। आप उस सीमा के दायरे में स्वयं भी आचरण करना आपका प्राथमिक कर्तव्य होता है। अगर प्राथमिक कर्तव्य निर्वहन नहीं करते हैं तो आप सार्वजनिक मंचों पर आप एक बेहतर बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते। अब देखिए, देखिए आपकी व्यक्तिगत मंशा हो सकती है प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी, राजनीतिक तौर पर या और भी कारक से, ठीक है ना, पर आप जब बहुत से लोगों के रोल मॉडल है, आपके बात और व्यवहारों में वजन होनी चाहिए। अब देखिए, पनौती और जेब कतरे के बयान पर राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल है। अब देखिए, इस प्रकार की बातों को प्रधानमंत्री के दायरे में रखते हैं कि प्रधानमंत्री अगर कहीं जाता है, बहुत से लोग, क्या हुआ, सुनने को आया है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप गए तो पनौती लग गया। अब देखिए, स्वयं देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मानसिक क्षति कितनी हो चुकी है किसी व्यक्ति विशेष की, या किसी व्यक्ति संगठन का, किसी, बहुत से लोगों का मैं नीचे बयान दूंगा, दिखाऊंगा भी, मानसिक क्षति इसको कह सकते हैं हम, कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री न भी रहे नरेंद्र मोदी, मान के चलिए, आप एक व्यक्ति आचरण तो करिएगा ना, जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। आप उससे भी इतर बात कर रहे हैं, तो इस चीज को समझिए। तो पनौती जैसी बातों को अगर आप प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जब मैंने आपको क्या बोला था, वाद होगा, प्रतिवाद होगा, तो जब इसके वाद आप खड़ा करते हैं, तो प्रतिवाद, जब आप इसके विपक्ष में प्रतिवाद आएगा, विपक्ष वाले जो पक्ष, जो अभी राहुल गांधी जी के द्वारा जो बातें बोली गई, इसके विरोध में कोई और भी लोग बोलेंगे बयानबाजी, जब आपके व्यक्तिगत आचरण पर सवाल किया जाएगा, आपके परिवारों पर सवाल किया जाएगा, तो फिर आपको मिर्च लगेगा, आपको दर्द होगा। इन सब चीजों को समझिएगा। तो ये सारे जो है ना, सारे बात, वाद और प्रतिवाद और संवाद के कॉन्सेप्ट में ही आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति विशेष को अपने जितने बड़े पद है, मैंने एक शब्द यूज किया था, बार बार आप लोग को यूज करता हूं, जहां पर बात ये मैं बोलता, जितनी बड़ी पद होती है उतनी अधिक जिम्मेवारी होती है ना। मैंने एक बात बोला था, जितनी बड़ी पद होती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। वो जिम्मेवारी किस रूप में होती है, आपके व्यक्तिगत आचरण के तौर पर झलकनी चाहिए, आपके सामाजिक दायित्व के तौर पर झलकनी चाहिए। इस प्रकार से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप व्यक्तिगत राजनीति के द्वेष रख सकते हैं, उनकी इच्छा, उनके नीतियों का विरोध कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत आचरण आप है ना, उनका व्यक्तिगत वार नहीं कर सकते ना। अब चुनाव आयोग ने इसी मामले में आप लोगों को चुनाव संहिता, आचार संहिता के माध्यम से उनको नोटिस जारी कर दिया कि देखिए, चुनाव आचार संहिता क्या, आदर्श आचार संहिता जो है हमारा, वो राजनीतिक दलों को, उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी अप्रमाणिक टिप्पणियों से बचने का सख्त निर्देश देता है। हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता कोई विधिक संहिता नहीं है, ठीक है ना, किसी संवैधानिक संहिता नहीं है, या किसी संवैधानिक मान्यताओं द्वारा स्थापित नहीं किया गया, किसी विधिक अधिनियम द्वारा स्थापित नहीं किया गया। ये
अब जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा आम सहमति के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर अपनाए गए हैं, पर इसका असर इतना प्रामाणिक है, समझ के देखिए। इसके आधार पर जब हम चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेता है तो वो मान्य होता है, क्योंकि इसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने सर्वसम्मति से इसे अपने राजनीतिक कार्यक्रम में लागू किया है। और यह देखिए, मैं आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट भी इस पर कवर कर चुका हूँ कि आदर्श चुनाव संहिता है क्या, इसके लिए की पॉइंट दे चुका हूँ। तो आप लोग पीडीएफ जाके एक बार देखिए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर मैंने पीडीएफ आप लोगों को नहीं दिया, बशर्ते आप लोग उसको रिवाइज कितना बेहतर तरीके से करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब जनवरी से लेकर आप अभी तक नवंबर तक जितने पीडीएफ, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर जाइए, कोशिश कीजिए उससे पहले 22 का भी रिवाइज कीजिए। बस उसके मेन टॉपिक को कवर करते चलिए कि टॉपिक क्या है, उसके सब टॉपिक क्या है, बस उतना ही करते चलना, सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए, उसमें पापियों के मैच देखे जाने के कारण हारा भारत। अब पापियां किसको कह रहे हैं, केवल नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, या नेतृत्व जो जनता वहां पर थी 1.30 लाख लोग थे उन्हें कह रहे हैं, यह भी आपको संदर्भ समझना होगा। अगर आप दोनों संदर्भ में बातें कर रहे हैं तो आपकी मानसिक क्षति आपकी समझ में आती है कि आप सार्वजनिक पदों पर कितने जिम्मेदार तरीके से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया, जितना बड़ा पद उतनी अधिक उत्तरदायित्व आपके कंधे पर होते हैं, समाज को, सोसाइटी को, व्यक्ति विशेष को समित, संतुलित और नियमित रखते हुए कार्य दायित्व को पूरा करना है। अब लालू जी के द्वारा क्या बोला गया कि प्रधानमंत्री को बताया अशुभ है, ठीक है ना। तो ऐसे वैसे बातें अगर राजनीतिक तौर पर निकलेगी तो आम जनता क्या करेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सी बातें हो जाएंगी, क्योंकि आप बहुत से लोगों के रोल मॉडल होंगे ना, आपसे लोग प्रभावित होंगे, सुबह उठते होंगे तो आपका दर्शन करते होंगे, आपके फोटो का दर्शन करते होंगे, आपके विचारों का दर्शन करते होंगे, क्योंकि रोल मॉडल होंगे आप। अब आप ही अगर इस प्रकार से अव्यवहारिक और नैतिक कार्य करिएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के संदर्भ को नहीं समझ पाइएगा, तो आपके जो आपके जो अनुयायी है, जो कहीं ना कहीं अनपढ़ है, बहुत से लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, और जो पढ़े लिखे भी हैं पर अशिक्षित होने का व्यवहार करते हैं, बिना तौल किए हुए अपने विचारों को प्रस्तुत कर देते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो इस प्रकार हम किस समाज का निर्माण करेंगे, किस व्यवहार का निर्माण करेंगे, या किस राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं बार बार बोलता हूं, आपका जितना बड़ा पद उतना अधिक उत्तरदायित्व, उतना अधिक आपको सम्मिलित होने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट समझिएगा कि कोई छद्म कंपनी बनाकर वोटरों को प्रलोभित कर सकता है, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 चुनाव सुधार में आएगा। देखिए, रेवड़ियों के बारे में लगातार सुप्रीम कोर्ट में परिचर्चा कर रहा है। जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून जो 1, 2, 3 है, उसे अच्छे से अभी कवर कीजिएगा। अभी चर्चा चल रहा है, इस पर निर्णय आएगा तो हम लास्ट निर्णय के दिन पूरा विस्तृत रूप से इस पर एनालिसिस करेंगे। अपडेट क्या हो रहा है उसको आपको नजर रखना है, ठीक है ना। तो नजर रखते हुए आगे बढ़िएगा आप लोग भी। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बार बार चर्चा में है, इस पर आप लोगों को मैंने की नोट्स दे रखा है। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज में जाइएगा युक्ति IAS पर, आपको वहां पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपको की नोट्स होंगे। एक ये वायु प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के क्या क्या मानक है, उसको कैसे नापा जाता, सफर क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या, उसमें कितने प्रदूषक, सभी पर चर्चा कर चुका हूं। तो यह दोबारा इस पर करने की आवश्यकता नहीं, जाके आप रिवाइज वीडियो को देख सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, आप की पॉइंट को देखकर अपना न्यूज एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर जिला प्रशासन पीटी फैक्ट के तौर पर आपको इसे जरूर देखनी चाहिए। बिहार की मैथिली ठाकुर है, भोजपुरी गायिका है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दिल्ली जिला प्रशासन के द्वारा। तो पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है, किसके लिए बनाया गया, चुनाव होने वाले हैं उसके लिए, आपका वोट आपकी ताकत अभियान के लिए इनको बनाया गया। तो ये सब पीटी फैक्ट है, आपसे पूछ सकता है। चलिए एक केस स्टडी जरूर देखिएगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम मानवीय रूप से कहां खड़ा है, ठीक है ना। आप व्यक्ति के रूप में कहां खड़ा है, सामाजिक तौर पर कहां खड़ा है, किस स्तर पर खड़ा है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहले किशोर की हत्या की जाती है, चेहरे पर चाकू किए गए, 50 बार किए गए, फिर 100 के पास नाचा नाबालिग। अब नाबालिग पर प्रश्न उठेगा कि क्या उसकी आयु सीमा के आधार पर हम केवल उसे
इसलिए नाबालिग बोले कि वो केवल आयु सीमा उसकी पूरी नहीं है, हत्या के स्वरूप पर उसे हम फिर वर्गीकृत करें। यह दो तरीके से आपको चीजों को समझना होगा। किसी के हत्या प्रवृत्ति, हत्या करने की प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है, उस आधार पर किसी भी मामले को हम देखें, किसी संदर्भ में घटना को, या उसकी आयु सीमा उसे नाबालिग घोषित कर रही है, फिर उसकी हत्या को हम क्या करें, एक घटना के तौर पर देखें। ये दो मामले आपको आएंगे। केस स्टडी के तौर पर देखिएगा, दिल्ली में एक घटना थी। देखिए, एक मृतक नाबालिग ने लूट की मंगलवार को, अर्थात जो गत दिन था। यूसुफ नाम का व्यक्ति था, वो किशोर था, जिस पर अशोक पर चाकू के 50 से अधिक वार किए गए, मौत के घाट उतार दिए गए। अब है कि नाबालिग जो हत्या किया वो नाबालिग नशा में था। अब यह समझने वाली बात है कि दो तीन चीजों को, जो व्यक्ति हत्या किया वो उम्र कितनी भी हो, हम 18 साल से नीचे हैं, ठीक है ना, तो हमको यह समझना होगा कि हत्या की प्रवृत्ति उसमें कैसे उनकी है, इतनी खतरनाक। कोई नाबालिग इतना नशे की हत्या में इस प्रकार की क्रूरकृत कर सकता है, किसी व्यक्ति विशेष पर 50 वार कर सकता है चेहरे पर, उसके आसपास नाच सकता है, उसके कान में जाकर पहले वो क्या करता है, देखिए कुछ चीजों को ध्यान रखो, उसके कान में चाकू डालता है, घुमाता है। ये सब घटना की प्रवृत्ति देखिएगा। ये प्रवृत्ति किसी क्रिमिनल जो माइंडेड होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, उनके विचार है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को इतनी, या तो रिवेंज लेने के आदत में जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, साइको टाइप के होते हैं, उस प्रवृत्ति के लोगों का यह कृत है। जिसमें देखिए इसके कान में चाकू डालकर पहले वो घुमाता है, फिर चेहरे पर वार करता है, फिर जाता है, फिर आता है, उसके आसपास आके नाचता है, नाचते हुए उसे खड़े होकर नाचने लगता है। यहाँ नहीं रुकता वो, बल्कि 100 को घसीटता हुआ आगे ले जाता है, फिर वापस उसी गली में लेकर आता है, उसे लाया जाता है। सोच के देखिए इस दूरी में वो कितनी घटनाक्रम कर ली। मानिए यहाँ पर वो घटनाक्रम किया तो पहले यहाँ ले गया, फिर यहाँ से यहाँ लाया, उसके बीच वो नाच रहा, उसके 100 के आसपास उस पर हमला कर रहा। यह मानवीय चेहरे को प्रस्तुत कर रहा है कि एक मानव बचपन से किस प्रकार के कृत्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। अर्थात हम समाज में उन वर्गों को जन्म दे रहे हैं जो इस प्रकार के मानसिक दिमाग क्षति का प्रयोग, मानसिक क्षति जिनका हो चुका है, उसका सामाजिककरण करने की आवश्यकता है, तो किस तरीके से करेंगे। राज्य कितना जिम्मेवार है, नशे का जो इसमें प्रयोग की बात करें, नशाबंदी के लिए सरकार क्या कर रही है, तो सारे पर प्रश्न चिन्ह आप पर खड़े होंगे। आपसे केस स्टडी, अगर इंटरव्यू में बैठिएगा तो मैं जब इंटरव्यू पैनल में होऊंगा तो इस प्रकार से केस स्टडी आपसे पूछूंगा। जैसे आप एक प्रशासक हैं और आपके राज्य में ऐसी घटनाएं प्रवृत्ति हो रही, सॉरी जिले में आपकी प्रवृत्ति हो रही है, जिले में या आपके जहां आप नियुक्त है उस क्षेत्र में, तो आपकी क्या प्राथमिक कार्य होंगे, क्या द्वितीयक कार्य होंगे और क्या दीर्घकालिक कार्य होंगे। ये तीनों स्तर पर आपके क्या क्या स्टेज पर आप काम कर सकते हैं, हमें बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न में आपको उन सारे तथ्यों को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी जो इस केस स्टडी से उभर कर सामने आएगा। क्योंकि इस प्रकार के देखिए आप प्रशासनिक कार्य को तो बेहतर करिएगा, पर सिचुएशन बेस्ड जो स्थितियां उत्पन्न होती है, जो केस स्टडी के तौर पर आता है, तो उसे केवल व्यक्ति विशेष प्रशासक जो है वो समय परिस्थिति के अनुसार ही काम करेगा। इसके लिए कोई तय मॉडल नहीं होता है। तय मॉडल आपकी मानसिक जो है क्षमता है उसके आधार पर ही कीजिएगा। तो उसके लिए आपको कुछ प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन करना होगा, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर नए प्रयास करने होंगे, या किसी राज्य का, किसी देश का, किसी क्षेत्र विशेष का इससे संबंधित, इस प्रकार के केसों से संबंधित केस स्टडी है, उस पर उसके केस स्टडी को पढ़ते हुए अपने क्षेत्र में हो रहे घटनाओं को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक बेहतर प्रशासक बनिएगा। आप कहीं भी नियुक्त होइएगा तो आपके पास ऐसे केस स्टडी आएंगे, तो उसके आपको आउटपुट के संदर्भों को समझना होगा। चलिए आगे मैं बात करूंगा। पीएम शब्द चलते बच्चों के भविष्य के दांव पर लगा रहे हैं राज्य पंजाब भी तोड़ा करार। देखिए पीएम स्कूल जो है, पीएम श्री स्कूल के नाम से आप लोग जानते हुए एनईपी नियुक्त शिक्षा पॉलिसी, उसके तहत एक लाया गया था पीएम श्री स्कीम, जिसके तहत रीनोवल करना है हमारे राज्यों के, कुछ चुनिंदे राज्यों का लगभग 6200 जो स्कूल है
उनको रिन्यूअल करना है देश में। ये सब चर्चा पहले भी पीएम श्री स्कीम के बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया है, समझाया है, नहीं तो आप लोग इसका सर्च कर लीजिएगा जो लोग नहीं जानते। इसे भी आप लोग केस स्टडी के तौर पर देखिएगा कि जब हम संघवादी राज्य की बात करते हैं जहां पर केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर कार्य करता है, तो वहां पर राजनीतिक कार्य के स्तर पर या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के संकल्प में योजनाओं में क्या नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपके संदर्भ समझिएगा, यहाँ पर कुछ बातों को यहाँ पर देखिएगा। देखिए, पीएम के नाम से जो पीएम योजना होता है, बहुत से सरकारी योजना केंद्र के स्तर पर जो योजनाएं चलाई जाती है पीएम के नाम पर होती है। जो और कांग्रेस पार्टी होते हैं अपने राजनेताओं के नाम पर योजनाओं का निर्माण करती है। जैसे इंदिरा आवास का नाम आप सुने होंगे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से बहुत सी, फिर उसके बाद राजीव गांधी के नाम से, पीवी नरसिम्हा राव के नाम से बहुत सी योजनाएं। पर जब विपक्ष में भाजपा आती है या भाजपा के कांग्रेस का अतिरिक्त बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, तो वो क्या करती, पीएम के नाम से, पीएम डायरेक्ट प्रधानमंत्री के नाम से ही योजना चलाती, नाम से नहीं उनके पद से, ठीक है ना, पीएम के पद से आपको योजनाओं का निर्माण करती है। तो पीएम पद क्या अशोभित शब्द है, यह समझने का प्रयास कीजिएगा पहले। तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा रूढ़ाधार इसी से है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पीएम आवास योजना, पीएम ग्राम सड़क परियोजना जो योजना आ रही है, या नई शिक्षा नीति में पीएम श्री स्कीम, यह सब क्या है कि प्रधानमंत्री के पद से शुरू किया गया योजना है, जो कहीं ना कहीं व्यवहारिक है, लोगों तक पहुंच स्थापित करती है। ये सब बातों को समझिएगा। पर कुछ राज्यों में जहां पर गैर शासित के जो केंद्र के जो पार्टी का जो केंद्र है में जो विराजमान पार्टी है वो राज्यों में नहीं होती है, तो जो विपरीत पार्टियों वाली राज्यों में सरकारें बनाई है, वो सरकार क्या कर रही है, इस प्रकार की योजनाओं को लागू करने से हिचकिचा रही है। एक रिपोर्ट में आया है जिसमें दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु जैसे 8 राज्यों ने फिलहाल एनईपी में जो पीएम श्री स्कीम है, जिसमें स्कूलों को रिन्यूअल कराना, नए नए स्टैंडर्ड के माध्यम से स्कूल को अपग्रेड करना है, तो वो अपग्रेड स्कीम लागू नहीं की। तो इनमें देखिए, इस अपग्रेड के माध्यम से 2 करोड़ देने थे, जहां पर इस स्कीम के तहत क्या करना था, देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक प्राथमिक स्कूल को, एक उच्च प्राथमिक स्कूल को और प्रत्येक जिले में एक सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक के सरकारी स्कूल को अपग्रेड करना था। तीनों स्तरों पर, जो पंचायती राज व्यवस्था है 3 स्तर होते हैं, तो तीनों स्तरों पर जाकर वहां पर क्या करना, अपग्रेड करना था, माध्यमिक को, उच्च प्राथमिक को, और क्या करना है, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और सेकेंडरी को, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी होता है, हायर सेकेंडरी, वो तीनों स्कूलों को क्या करना था, अपग्रेड करना, जिसके लिए 2-2 करोड़ देने हैं। अब 2-2 करोड़ में ध्यान रखिएगा 1.2 करोड़ रुपया कौन देगा, केंद्र सरकार, 80 लाख मात्र राज्य सरकार को देनी है। तो ये केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो योजना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पीएम श्री स्कूल को जिन राज्यों से दूरी बनाए, जिसमें दिल्ली, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना अब तक शामिल, अब पंजाब भी शामिल होगा। अब यहाँ पर चीजों को समझिएगा, क्या इस स्तर पर स्कूल का जो रिन्यूअल हो रहा, अपग्रेड हो रहा, जिससे बच्चे के अधिकतम लाभ की बात की जा रही है, तो क्या वहां पर राजनीति करनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बात होनी चाहिए। अगर आपको स्कीम में कोई डिमेरिट्स नजर आ रहा तो सुझाव दीजिए केंद्र को, उसको बदलने का, उसको अपडेट करने का। अब केवल नाम के आधार पर नहीं लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं बातें लोकतांत्रिक आदर्शों से बाहर निकल जाती है। जहां पर केवल इस मुद्दे, और फिर उसके बाद बिहार जैसे राज्य यह बोलेंगे कि हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, उसके लिए मद नहीं बेहतर है। और एक अभी हाल ही में एक बीपीएससी के टीचर का ज्वाइनिंग का एक वीडियो लीक हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था के दयनीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जहां पे एक टीचर ज्वाइन करने जाते हैं देरा क्षेत्र में, जहां पर स्कूल किस रूप से है, स्कूल एक झोपड़ी के रूप में है, झोपड़ी जो होता है ना देरा में झोपड़ी, उसमें है। तो आप इस दम्भ के आधार पर कैसे तय कर सकते हैं बेहतर शिक्षा प्रबंधन का, जहां पर आप स्वयं के स्तर पर काम नहीं करना चाहते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर में या तो केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी आ रही, केंद्र बेहतर प्रबंधन करना चाह रहा, आप उसमें राजनीति कर रहे केवल इस मात्र से कि उसमें नाम केवल प्रधानमंत्री के नाम से, पद के नाम से है। तो अब इस संदर्भ को समझने की आवश्यकता, केस स्टडी के तौर पर आपको इसे समझने की आवश्यकता है कि अगर हम बेहतर बेहतर चीजें करना चाहते हैं उसके लिए राजनीति का स्तर उच्च होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार के ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, न केंद्र के स्तर पर न राज्य के स्तर पर। अब चलिए बात हम करते हैं, परिसीमन आयोग गठित करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा परिसीमन आयोग क्या होता है, परिसीमन आयोग का गठन कब कब हुआ है, या वर्तमान परिसीमन आयोग जो कार्य कर रहा है वो कब का है, और इससे संबंधित जो परिसीमन आयोग के संवैधानिक स्थिति क्या है, इसकी सारी चीजों को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संविधान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एसटी, और हम बात करें एससी की भी बात करें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए एक नया परिसीमन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। हालांकि साथ में सुप्रीम कोर्ट यह भी बोला है कि वह संसद को इसके लिए संशोधन करने या कानून बनाने का निर्देश नहीं दे रहा है, क्योंकि यह विधायी क्षेत्र का दखल है, अर्थात कितनी सीटें आप लोगों को देनी है एससी को, कितनी एसटी को, इसके लिए आप निर्धारित करेंगे न्यायालय के विधायिका के माध्यम से। हम केवल आग्रह यह कर रहे हैं कि परिसीमन को जल्द से जल्द पुनः लागू किया जाए। 2002 का कार्य कर रहा है उसे पुनः संशोधित करते हुए इसे लागू करिए, ताकि लोगों को जो सामाजिक न्याय है वो प्राप्त हो सके, संवैधानिक न्याय दिया जा सके, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। ये सब बातें की गई है, तो बाकी परिसीमन आयोग चर्चा में इसे आप लोग जरूर अपडेट करके देखिएगा। चलिए आगे हम बातें करेंगे। सांसदों को नसीहत दिया गया है कि अपना जो भी मामले हैं सांसदों को गोपनीयता को लेकर सॉरी जो सांसद है महुआ मोइत्रा जी, हाल में चर्चा में इन पर संसदीय जो मर्यादा उनको तोड़ने की बात चल रही है। बहुत से विशेषाधिकार हनन कमेटी बैठी हुई है, आप लोगों को पता है, मैंने इस पर न्यूज भी एनालिसिस किया। उनके संदर्भ में डिजिटल संसद जो वेबसाइट है, संसद वेबसाइट, उसके प्रयोग को लेकर नसीहत दी गई है कि इसे थर्ड पार्टी को नहीं जारी किया जाना चाहिए। वैसे भी हम लोग अपने निजी चीजों को किसी व्यक्ति विशेष, दूसरे व्यक्ति विशेष को नहीं देते हैं। इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो थोड़ा वर्ल्ड ये अपग्रेड हुआ है तो थोड़ा सा न्यूज को नजर में रखिएगा कि क्या क्या चल रही है चीजें, ठीक है ना। अब देखिएगा एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हलाला अर्थव्यवस्था, इसे आप लोग ट्रिपल स्टार में रखिएगा। आने वाले क्वेश्चन एग्जामों में शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में यह पूछ सकता है। हलाला अर्थव्यवस्था, देखिए दो तीन चीजों को फैक्ट को समझिएगा। इसके चीजों को समझने से पहले आपको मान्यताएं क्या ये समझनी होगी, सामाजिक मान्यताएं क्या है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या रूप हो सकता है, क्या व्यवस्था बनाया जा सकता है, ये समझिएगा। इससे प्रभावित वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बाद इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं हमारे शासन प्रशासन में, इस चीज को समझिएगा। इसके बाद इसका एनालिसिस आप देखिएगा। देखिए बात हुआ कि हाल ही में चर्चा हुआ है कि चर्चा चल रहा है, डिबेट भी चल रहा है हलाला सर्टिफिकेशन का, अर्थात किसी प्रोडक्ट को हलाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके लिए कुछ पैसे सालाना किसी उत्पाद, मान लीजिए मैं अपना एक कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, एक्स प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाने पीने का प्रोडक्ट हो सकता है। मान लीजिए मैं नमकीन का एक पैकेट बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मार्केटिंग करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, और मैं सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ हलाला सर्टिफिकेट, तो उसके लिए मुझे 60,000 रुपया साल का देना होगा। और मैं ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी मान लीजिए युक्ति नाम से है, और युक्ति एक नमकीन का पैकेट बनाता है, तो केवल एक ही युक्ति केवल 60,000 का देगा, वो प्रत्येक उत्पाद के लिए 60,000 देगा। आप ध्यान रखिएगा, मैं नमकीन के बाद मान लो अचार बनाना शुरू कर दूं तो अचार के लिए भी प्रोडक्ट मुझे देना होगा, या इस प्रकार से और भी बहुत से आइटम बनाओ तो हर के लिए अलग अलग आपको सालाना उत्पाद पर आपको देने होंगे। यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा इस तरीके से, ये बातें उभर कर सामने। पर इसके साथ ही साथ यह हलाला जो अर्थव्यवस्था 8 लाख करोड़ रुपया को पार कर गया है भारत में। यह इसका जो मौद्रिक मूल्य जो निकाला गया है, तो कुछ संगठनों का तर्क है जब देश में खाद्य उत्पादों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग FSSAI भी बोलते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा FSSAI क्या होता है, इसका गठन कब किया गया, किन किन खाद्य पदार्थों पर नियमन स्थापित करता है, इसके मानक क्या क्या है, सभी पर आप लोग को इस पर
कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि इस पर पहले भी हम लोग की नोट्स अपडेट करवा चुके हैं, दे चुके हैं आप लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग दैनिक जागरण को जरूर परचेज कीजिए। देखिए मात्र 999 में है, यह आपके सारे समाधान का जो भी समस्या है उसका सारा समाधान आपको देगा। बस है कि इसको 365 दिन समय दीजिए, इस पर लगातार इस पर कार्य कीजिए, लगातार इस पर वॉच करते रहिए, इसका न्यूज एनालिसिस देखिए, इसके आंसर राइटिंग को कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आपको अपग्रेड रहना है। इसी संदर्भ में देखिए कुछ बातों को समझिएगा। हलाला एक्चुअली इस्लाम में क्या स्थिति है। तो दुनिया में इस्लाम जो हलाला का संबंध इस्लामी दुनिया से है, केवल इस्लामी दुनिया, ध्यान रखिए, केवल इस्लामी दुनिया से, ना कि इसके लिए और भी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ, केवल इस्लामी दुनिया का यह मामला मान्यता है। जहाँ हलाल और हराम शब्द अरबी शब्द क्या शब्द माना जाता है। हलाल और हलाल का अर्थ होता है वैध और हराम का अर्थ है अवैध। जहां हम लोग अन्य धर्मों या अन्य पंथों में यह मानते हैं सही या गलत मानते हैं, पाप पुण्य भी मानते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इस्लाम में जिन चीजों को खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, करने या न करने के बारे में बताएगा, उनको दो श्रेणियों में बांटा गया, एक हलाल की श्रेणी में, एक दूसरा हराम की श्रेणी में। इस्लाम हराम की श्रेणी की बताई गई बातों या चीजों को करना जरूरी बताया गया, या मानता है कि सारे कार्य हलाल हलाल तरीके से होने चाहिए। जो हराम तरीके से है वो श्रेणी बताई जिसे ना करना, अर्थात हराम तरीके नहीं होने चाहिए। किसी भी कार्य पद्धति के संदर्भ में बातें की, उनकी अपनी मान्यताएं, उनकी अपनी संदर्भित चीजों को अनुसरण करने की पद्धति है जिसे वो मानते हैं। पर यहाँ पेचीदा कब हो जाता है, जब इसे समझिएगा आगे। बिक्री बढ़ाने और बांटे जा रहे हैं सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मामला यह फंसता है कि जब हमारे FSSAI निर्धारित करता है और उसके लिए रेड, ग्रीन और येलो कलर का जो आपको सिंबल देता है, जिसमें किसी के मांसाहारी होने, शाकाहारी होने का तथ्य उजागर करता है, वहां पर हलाला सर्टिफिकेट कितना असरदार होगा। तो ये केवल मुस्लिम संप्रदाय के लिए ही असरदार होगा कि अन्य के लिए भी होगा, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। केवल हम मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट करके अगर इसे हलाला सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार के अवैध चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अन्य संप्रदायों का मान्यता किस तरह प्रभावित होगा। अब मान लीजिए भारत में 70% हिंदू जनसंख्या किसी न किसी रूप से है ही, तो अब मान लीजिए हम 22% जनसंख्या के अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, उनके आचरण को ठीक करने के लिए 70% के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक तरफी व्यवस्था को लाएगा। तो इन चीजों को मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पर चीजें समझिएगा कि आरोप में यह किसी खाद्य उत्पाद के बिक्री बढ़ाने के लिए हलाला सर्टिफिकेट बांटे गए, या निजी कंपनियां शाकाहारी चीजों जैसे साबुन, मंजन, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियों को भी हलाला सर्टिफिकेट बांट रही है, जबकि इन चीजों को हलाला सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। यहीं पर समस्याएं उत्पन्न हुई है। हलाला सर्टिफिकेट हम किस रूप से देखते हैं, जो हराम शब्द है। हराम शब्द किसके लिए, मुस्लिमों के लिए, मुसलमान वर्गों के लिए है। तो क्या सभी तक जो शाकाहारी चीज है जो सभी के लिए माने, क्या हम हलाला सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दें और कंपनी दबाव में आके ये काम करने लगे कि नहीं लेंगे तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कब शुरू हुआ हलाला सर्टिफिकेट, तो 1974। यह कोई पुरानी व्यवस्था नहीं है, यह 1974 के बाद उपजी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के बाद, आर्थिक परिस्थितियों के बाद एक चलन में आया है। जैसे हर इरा में आप देखते हैं कोई नया नया कॉन्सेप्ट आता है, वैसे ही यह भी एक नया। ये अगर मान लीजिए व्यवस्था पौराणिक रहती, हर जगह हलाला सर्टिफिकेट जारी किया जाता, पुरानी व्यवस्था रहती, जैसे इस्लाम के साथ ही जारी किया जाता, और वहां पर सर्टिफिकेट किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है, ठीक है ना। मान्यताएं, बहुत सी मान्यताएं आपके धर्म शास्त्र में हो सकते हैं, इस्लामिक प्रवृत्तियों में हो सकते हैं, वो आचरण किया जा सकता है। उसके लिए सर्टिफिकेट अगर आपके, मैंने क्या बोला था ये आप लोगों को याद होगा, जैसे बुर्का वाले मामले में मैंने नकाब के मामले में बताया था, अगर ये आचरण इस्लामिक पद्धति के साथ जन्मी होती, इस्लामिक मान्यताओं में जन्मी होती, तो उसका अनुसरण करना अनिवार्य है। पर यह ध्यान रखिएगा, यह समय परिस्थिति के अनुसार उपजा हुआ व्यवस्था है, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन बन सकता है, संशोधन, नए संशोधन जुड़ सकते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो ये सर्टिफिकेट का जो है, हलाला सर्टिफिकेट जो है वो समय के साथ आया हुआ है। तो समय के साथ आया हुआ तो परिस्थितियों का जन्म है।
तो जहां पर सर्टिफिकेट के दायरे में विस्तार मुस्लिम वर्ल्ड में 1993 के बाद होता है। इसमें दूसरे चीजें भी शामिल हो जाते हैं और आने वाले समय में सभी चीजें शामिल होने लगी। अब पनीर है, सोया है, चाय है, नमकीन है, दूसरे अधिक उत्पाद सर्टिफिकेट हलाला के बाजार में बिक रहे हैं। तो अब यह कहीं ना कहीं शाकाहारी उत्पाद में इसका मकसद ग्राहकों को यह बताना है कि उत्पादों में शराब, शुअर का मांस जैसी हराम चीजें नहीं है। अब है कि हलाला संदर्भ में यह भी समझिएगा, जब हलाला प्रोडक्ट है तो अब कैसे तय हुआ इसमें गाय का मांस नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम परिवारों, मुस्लिम समाज में गाय का मांस जो है वो खाना वैध है। तो आप कैसे तय कीजिएगा कि हलाला प्रोडक्ट जो बनाया हुआ है वो गाय के मांस का नहीं बना हुआ है। यह भी दूसरा समुदाय यह बात कर लेगा। बहुत से लोग इसे क्या कहें, अपने धार्मिक आस्था से जोड़ के देखेंगे। जब आप इस संदर्भ में देख रहे हैं हलाला प्रोडक्ट को कि उसमें सुअर का मांस या किसी प्रकार का शराब का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत अच्छी बात है, आपके इस्लामिक पद्धति के अनुसार यह सही है। पर वहीं पर जब आपको हलाला प्रोडक्ट यह भी बोलता है कि हलाला शब्द गाय का मांस भी खाना हलाल हलाल संदर्भ माना जाता है, वैध माना जाता है इस्लामिक प्रवृत्ति में। तो किसी प्रोडक्ट में गाय का प्रयोग किया, गाय के मांस का प्रयोग किया गया, गाय के किसी भी उत्पाद का प्रयोग किया, तो वो तो हलाला कहलाएगा ही ना। इसे समझने का प्रयास, इससे किसी धार्मिक आस्था प्रभावित होगी। तो यह संदर्भ बहुत ही माइनर पॉइंट से नहीं आंका जा सकता है कि इसमें किस संप्रदाय की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए मुझे जहां तक लगता है कि इसके लिए हम एक व्यवस्था कायम कर सकते हैं जिसके आधार पर दोनों संदर्भों को, दोनों संप्रदायों को या अधिक संप्रदायों की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, साथ साथ उनके धार्मिक आस्थाओं को बनाए रखा जा सकता है। आप अगर हलाला मुस्लिम एक संप्रदाय को मान के चलिए, आप मुस्लिम और एक हिंदू को, तो मान लीजिए आप बहुत से प्रोडक्ट है मुस्लिम, एक मुस्लिम स्टोर आप खोल सकते हो। उसके लिए आप जितने भी प्रोडक्ट है मुस्लिम स्टोर आप ऑटोमेटिक खोलिए, सारे प्रोडक्ट आपके वहां बिकेंगे, आप वहां ले लीजिए। आप हिंदू प्रोडक्ट में हलाला प्रोडक्ट क्यों ला सकते हैं, क्यों लाइएगा? अगर हिंदू का स्टोर है, मान के चलिए बहुत से ऐसे स्टोर है, ओपन स्टोर होंगे जहां पर सभी लोग जाते होंगे, आप ओपन प्रोडक्ट रखिए ना, क्यों रखना? आज मान लीजिए जिनको हलाल वस्तुओं को खाना या वैध वस्तुओं को खाना, वो अपना जाके मुस्लिम प्रोडक्ट से लेंगे। तो यह डिफाइंड हो सकेगा। हिंदू स्वयं अपना या अन्य संप्रदाय जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अशुभ मानते हैं या अपनी धार्मिक आस्थाओं के विपरीत मानते हैं, तो वो जाके क्या करेंगे, अपना यहाँ से परचेज करेंगे, ये अपने यहाँ से परचेज करेंगे। क्यों यहाँ के लोग इधर आएंगे या यहाँ के लोग इधर जाएंगे? अब मान लीजिए एक व्यवस्था कायम कर दिए, यहीं पर सारी चीजों को रख दिए है, नॉन हलाल भी और हलाल भी, ठीक है ना? तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा दोनों वर्गों के लिए, इस चीज को समझिएगा। इसलिए हमें क्या होना होगा, विचार करना होगा। बाकी चीजें गलत कॉन्सेप्ट नहीं, अपना अधिकार है। हाँ, और एक चीज और भी है कि हमें यह व्यवस्था तय करनी होगी कि सभी का निर्धारण FSSAI के माध्यम से, एक संस्था ही इसके लिए जवाबदार। इसके लिए हम अलग किसी अन्य थर्ड पार्टी को यह ऑथराइज नहीं दे सकते, निजी संस्थानों को यह ऑथराइज नहीं दे सकते कि आप किसी प्रोडक्ट को हलाल शब्द यूज करें। अब इसके लिए मानक कैसे तय कीजिएगा? प्रत्येक निजी फर्म अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन करेगी। तो एक जस्टिफाई आपके संस्था को क्या करना होगा, ऑथराइज संस्था को इसके लिए आपको प्रोडक्ट को देने के लिए इसको नियम कानून बनाए जा सकते हैं, ये सब नए नए विकल्प लाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज एनालिसिस आज लंबा हो गया होगा सॉरी, मेरा गला भी बैठा हुआ है। देखिए सब पीटी फैक्ट है, देख लीजिएगा। जबरन मांग में सिंदूर भरना हिंदू कानून के तहत मान्य नहीं है। यहाँ पर देखिए सप्तपदी एक व्यवस्था है जहाँ पर 7 फेरों की बात होती है। इसे चर्चा में रखिएगा, याद रखिएगा, ये चर्चा हमेशा रहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो जज थी फातिमा बीबी, उनका निधन हो गया है। तो इसको थोड़ा सा पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, सारे अंडरलाइन किए गए हैं इसके, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। इससे पीटी फैक्ट चीजों को देखिए। पुराने बेंगलुरु में होने वाली कंबाला रेस, भैंसों की दौड़ है, वो 700 वर्ष पुरानी है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, कंबाला जो रेस है भैंसों का, वो कहाँ होता है? कर्नाटका, बेंगलुरु में होता है। ये सब पीटी फैक्ट भारत से सीख सकता है इजराइल। देखिए न्यूज एनालिसिस आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा, इतना असरदार न्यूज एनालिसिस नहीं इसका है लेख की हम इसे आपको विस्तारित तरीके से बताया। बस सिंपल से बातें की गई है। भारत की नीति क्या है आतंकवाद के संदर्भ में और अन्य राष्ट्रों की नीति क्या है।
हम कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कैसे अन्य राष्ट्र इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। जिस तरह से इजराइल हमास पर हमले कर रहे हैं या फिलिस्तीन के लोगों पर हमला कर रहा है, उसके बाद क्या प्रवृत्ति उभर कर सामने आई, वैश्विक मुद्दे पर हम कैसे इजराइल की किरकिरी हुई है, तो इसको लेकर कैसे वो नीतियां अपनाया। हम पर आतंकवादी हमला होता है तो हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों का यह का रखा जाता प्राथमिकता, उनको किसी प्रकार की क्षति न हो। तो यह कहीं ना कहीं मापदंड है जिसे हम लोग विश्व वैश्विक इसे सीखना चाहिए। इसको लेकर आप देखिएगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया अर्थात फ्रिज के बारे में, मुफ्त खोरी के बारे में बात की गई, कैसे मुफ्त बेचा जा रहा, होड़ मचा हुआ है, लोग मोबाइल टीवी और स्कूटर सभी देने को तैयार है। ये सब बातें आप देखते होंगे। दूसरा पक्ष उससे भी बहुत आगे निकल रहा है। लोग 50% 75% का जो राज्यों का जो कमाई है वो 50 से 75% केवल वेतन भत्तों और पेंशन कर्ज अदायगी में चला जाता है। बाकी जो 25% है वो क्या होता है, अन्य विकासशील कार्यों में होता है। अगर फिर भी हम रेवड़ियां बांटने को तैयार है तो याद होगा वेनेजुएला का स्थिति। वेनेजुएला विश्व में सबसे बड़े प्रति व्यक्ति आय में आया करता था। आज वेनेजुएला की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है। वेनेजुएला आज गरीब देशों की तुलना में हम उसकी श्रेणी में हम देख रहे हैं, क्योंकि कर्ज की राशि इतनी है, उसका मुद्रा का मूल्य इतना बढ़ गया है कि लोग बोरों में पैसा भेज लेके जा रहे, एक ब्रेड खरीद के आते थे। कुछ दिन पहले न्यूज में था, कुछ वर्ष पहले, आप इस सब चीजों को जानते होंगे। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। शासन प्रशासन की नीतियां, गलत नीतियां किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है, वेनेजुएला का केस स्टडी से हम समझ सकते हैं। इसलिए समय रहते सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निर्देश दिया है पार्टियों को। इस पर अभी रेवड़ियों को लेकर चर्चा परिचर्चा भी हो रहा है न्यायालय में। तो ध्यान रखिएगा कि यह कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। इसके लिए आने दीजिए, हम न्यूज एनालिसिस करेंगे। भारत और म्यांमार के संदर्भ में मिले नई दिशा। तो देखिए, भारत म्यांमार के संदर्भ में न्यूज एनालिसिस आप देख इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए भारत म्यांमार के संदर्भ में आपको जो संबंध बताए गए हालिया संदर्भ जो है उसे एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। मैं फिर कभी इस पर न्यूज एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आगे ऊपर मैंने कवर किया, समय लग गया। कभी फिर होगी इस पर न्यूज एनालिसिस कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।